हिंदुस्तान इस वक्त एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा है, कोरोना, जिसका खौफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बावजूद इसके सियासत अपनी चाल चले जा रही है। कल बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने एक टूल किट के जरिए बीजेपी और पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश रची। सेंट्रल विस्टा को पीएम का निजी आवास बताया गया। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के वक्त पीएम की छवि बचाने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए फर्जी टूल किट तैयार की गई है, जिसके लिए वो बीजेपी नेताओं पर जालसाजी और झूठ फैलाने के आरोप के तहत एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो ये तो बात हुई सियासत की, और अब असल में कोरोना के हालात कितने भयावह हैं इसका अंदाजा भी हम आपको कराएंगे, क्योंकि आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि उत्तराखंड के एक मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो दिए, तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने एक और विधायक को खो दिया है। पिछले एक महीने में बीजेपी के 5 विधायकों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना घातक होता जा रहा है, केस में तो कमी हो रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा आसमां छू रहा है। तो आज की चर्चा कोरोना काल में उठती सियासत पर होगी और हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको हम सुनवाते हैं कांग्रेस और बीजेपी के आरोप, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहे। पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद ही मान रही है कि प्रधानमंत्री ने हर क्राइसिस को अच्छे से मैनेज किया, मगर ये जो सेकेंड वेव आया है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये हम सबके लिए एक मौका है प्रधानमंत्री जी के छवि को धूमिल करने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए। पार्टी का टूल किट, वो क्या है भारतीय जनता पार्टी का टूल? आप पिछले 7 साल से देख रहे हैं कि अगर नौजवानों ने आवाज उठाई फीस वृद्धि के खिलाफ, एक टूल किट आ जाता है। किसानों ने आवाज उठाई काले कानूनों के खिलाफ, टूल किट आ जाता है। देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने आवाज उठाई, टूल किट आ जाएगा। वो मीडिया जो निडरता से, ईमानदारी से अपना काम करने की आज भी हिम्मत दिखा रहा है, उनके खिलाफ भी एक टूल किट आ जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी का घिनौना चेहरा एक बार फिर सबके सामने स्पष्ट तौर पे आ गया। वहीं बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी और सुनील देवधर का क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए जो खुलासा आ रहा है, और फिर उन्होंने कहा कि बीजेपी पर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार जिस प्रकार से बीजेपी देश में और प्रधानमंत्री जी और देश के लोग प्रयास कर रहे हैं और इस काम को कर रहे हैं, और मिलजुल करके सभी सरकारों के साथ, बाहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर, वहाँ क्योंकि कांग्रेस ग्राउंड पर कुछ काम नहीं कर पा रही है, कुछ उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रही, तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और बहुत अफसोस होता है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। जो सामने आया है वो बहुत ही निंदनीय है, घृणास्पद है, और उसका मैं धिक्कार करता हूं। मोदी विरोध करते करते कितने बार कांग्रेस देश को शर्मसार करेगी, देश का विरोध करेगी, विदेशी शत्रुओं का उपयोग करेगी। घर की भेदी कांग्रेस कहती है कि विदेशी मीडिया को मोदी विरोध में मटेरियल सप्लाई करो, उनके माध्यम से निंदा करवाओ, भारत की निंदा, सारी दुनिया में भारत की निंदा करवाओ। कोविड का आज का जो देश का स्थिति है, उसमें सब लोगों ने मिलकर काम करना चाहिए। इसके बजाय मोदी विरोध करते करते इन्होंने इधर तक बोल दिया कि कुंभ के कारण यह सारा फैला, इसलिए ऐसा एक नैरेटिव सेट करो। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है।
तो बीजेपी कांग्रेस को तो आपने सुन लिया टूल किट पर, क्योंकि सियासी तकरार लगातार बरकरार है। लेकिन इधर एक अहम खबर यह भी आ रही है, उससे भी आपको हम वाकिफ करा दें कि वैक्सीनेशन को लेकर कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सप्लाई से ज्यादा वैक्सीन की डिमांड है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डिमांड ज्यादा होने से दिक्कत हो रही है। 10 और कंपनियों को वैक्सीन बनाने का लाइसेंस देना होगा। 15 से 20 दिन के अंदर फैसला लिया जाना चाहिए, यह कहना है नितिन गडकरी का। हालांकि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री जब अरविंद केजरीवाल ने यह बात उठाई थी तो उस पर भी जमकर सियासत हुई थी और अब खुद नितिन गडकरी इस बात को कह रहे हैं, तो देखना होगा कि बीजेपी इसे कैसे लेती है। डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे और रॉयल्टी भी ले, कोई सेवाभावी करके ना करे। और जैसे मैंने ये दवाइयां न होने वाली तैयार कर ली तो वैक्सीन। और यहाँ प्रोटेक्ट फ्रॉम 99.9% जर्म्स, नया डेटॉल वाइप्स, जरूरत जहाँ सुरक्षा वहाँ। घर परिवार संभालना मेरी मर्जी थी, पर अपना कुछ करना मेरा सपना रहा। तो बस अपनी लाइफ को लॉकडाउन से निकाला और सोचा कि अब बहाने नहीं, इरादे बनाते हैं। अपने दिल से डाउट मिटाओ, स्माइल करो और शुरू हो जाओ। कोलगेट। एक है दादी और एक है दादा, रोज सुनाएंगे कहानियाँ, ये इनका है वादा। ये कहानी है जंगल में रहने वाले एक कौवे की। जलपरी, एलियंस, जादूगर और जिन्नात, जंगल के किस्से, राजा रानी की बात। धार्मिक त्योहार और राम कृष्ण की कथाएं, पंचतंत्र की मजेदार कहानियाँ हमें नया ज्ञान सिखाएं। हे कृष्ण, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या हुआ लोमड़ी काकी, अंगूर नहीं मिले? ये अंगूर तो खट्टे हैं। देखो और समझो गुजरे जमाने की निशानियाँ, रोज सुनना बच्चों दादा दादी की कहानियाँ। लॉग इन करें हमारे YouTube चैनल पर, फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग। खास खबर के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। गुजरात और दीव के तूफान प्रभावित इलाकों के दौरे पर पीएम मोदी ताउते तूफान से हुई तबाही का लेंगे जायजा। अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे पीएम। तूफान ताउते का संकट टला, लेकिन अभी भी समंदर में जारी है जिंदगी बचाने की जंग। ओएनजीसी के जहाज से लापता 80 लोगों की तलाश में जुटी नेवी। देश में कम हुए केस, लेकिन बढ़ती मौतों से नहीं मिली राहत। पहली बार एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड 4,529 की मौत, तो एक दिन में 2,67,000 से ज्यादा नए केस। वैक्सीन संकट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, बोले एक की बजाय 10 कंपनियों को दिया जाए कोरोना टीके का लाइसेंस, 15 दिन के अंदर हो फैसला। नारदा केस में टीएमसी के 3 विधायकों और एक पूर्व मंत्री की जमानत पर सुनवाई आज। हाईकोर्ट ने चारों की बेल रद्द कर भेजा था जेल। जिस प्रकार की कंपैरिजन करके बिहार में नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। देश में 24 घंटे में 2,67,334 नए केस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,529 मरीजों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद बता दें आपको कि 3,89,851 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोरोना रिकवरी रेट 86.23% हुआ है। तो इलाज के बाद मरीज जो स्वस्थ हुए हैं उनका भी आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि देश में 24 घंटे में 2,67,334 नए केस सामने अभी तक आ चुके हैं। इनके अलावा देश में कोरोना रिकवरी रेट 86.23% पहुंच चुका है। तो
तो जहां ये आंकड़ा लगातार 4 लाख के ऊपर जा रहा था, लेकिन अब इस आंकड़े में कमी आई है, गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन वहीं मृत्यु दर में कोई कमी नहीं आ रही है, क्योंकि 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,529 मरीजों की मौत हुई है। हिंदुस्तान इस वक्त एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा है, कोरोना, जिसका खौफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बावजूद इसके सियासत अपनी चाल चले जा रही है। कल बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने एक टूल किट के जरिए बीजेपी और पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश रची। सेंट्रल विस्टा को पीएम का निजी आवास बताया गया। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के वक्त पीएम की छवि बचाने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए फर्जी टूल किट तैयार की गई है, जिसके लिए वो बीजेपी नेताओं पर जालसाजी और झूठ फैलाने के आरोप के तहत एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो ये तो बात हुई सियासत की, और अब असल में कोरोना के हालात का प्रोडक्शन अगर 10 जगह खुल जाएगा, जैसे हापकिन को इंपॉर्टेंस मिला है, तो मनसुख भाई मेरा अनुरोध है कि आप हर राज्य में 2-2, 3-3 लेबोरेटरी ऑलरेडी है। मेरी जानकारी है कि उनकी क्षमता भी है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। फॉर्मूला देकर इनका उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर ये संख्या बढ़ाएंगे तो पहले उनको कहिए देश में दीजिए, बाद में ज्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करिए। तो मुझे लगता है ये तुरंत 15 दिन 20 दिन में हो सकता है। तो थोड़ा ये तो मेरे अंदर का विषय नहीं है, आप अनाय से दिल्ली में है, तो ये जो वैक्सीन का प्रॉब्लम है अगर इसमें सुलझाने में अगर आपको उचित लगे तो इसका जरूर विचार करिए। ये तो हुई सियासत की बात, पर राजनीति गलियारे की दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कोरोना के मामलों का जिक्र करते हुए रो पड़े, और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की स्थिति के बारे में भी बताया। हरक सिंह रावत ने कहा कि तकरीबन 70 से 75 लोग मेरे सामने मर चुके हैं। जिन लोगों से अभी बात हुई पता चलता है कि वो दुनिया में नहीं रहे, और इन बातों का जिक्र करते हुए उनके आंसू झलक पड़े। इसी तरह हमने लगभग जो परामर्श दिया है, हमने जो कॉल सेंटर बनाए हैं आयुष विभाग की ओर से 92,000 लोगों तक हमने जो 92,000 लोगों को हमने कॉल किया है, जो इनमें कोविड, जिनके परिवार में कोई कोविड पेशेंट था या जो जिनमें कोई आशंका थी, लक्षण दिखाई दे रहे थे, ऐसे 92,000 लोगों के परिवारों तक हमने संपर्क किया है प्रदेश में, जिनमें 47,502 लोगों को हमने आयुष विभाग की ओर से परामर्श दिया है कि उनको किस तरह की दिनचर्या इस बीमारी के दौरान किस तरह अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो कहीं पर मंत्री रो रहे हैं तो कहीं पर लगातार मंत्रियों के निधन की खबर सामने आ रही है। आज एक और दुखद खबर आई, यूपी सरकार के मंत्री विजय कश्यप का निधन हो गया है। बीते दिनों कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। बीजेपी के अब तक 5 विधायकों की मौत हो चुकी है। तो यूपी में 1 महीने में 5 बीजेपी विधायकों की मौत हो चुकी है, और अब यूपी सरकार के मंत्री विजय कश्यप का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। तो इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेहमानों का बड़ा पैनल। आइए उन सबका तारुफ मैं आपसे करा देती हूं। हमारे साथ वीरेंद्र बब्बर जी, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे आजाद खालिद साहब, जो कि कांग्रेस नेता के, और डॉक्टर विवेक गुप्ता, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीरेंद्र बब्बर सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि आखिर ऐसे वक्त में जब हमारा देश इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, जब हमारे देश को जरूरत है सबको साथ रखने की, सबको साथ लेकर चलने की, नहीं लगता सर कि ऐसे वक्त में भी राजनीति को थोड़े वक्त के लिए हमें भूल जाना चाहिए, इंसानियत याद रखनी चाहिए? लेकिन ऐसे वक्त में भी हम टूल किट का खेल खेल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमें जनता देख रही है कि हम उनके हक की आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज बनकर मैदान में डटे हुए हैं, तो सर किसी भी टूल किट से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। वीरेंद्र बब्बर जी। उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जो कोरोना काल के द्वारा जिनकी मृत्यु हुई है, और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो सभी लोग जो बीमार है, इस तरह हॉस्पिटलाइज हैं,
वो जल्द से जल्द ठीक होकर के अपने घर आए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी ये जो टूल किट वाली बैटल जो बात आपने कही है कि ये टूल किट जो खेला जा रहा है, ये टूल किट खेला नहीं जा रहा, ये टूल किट बनाया गया है। कल हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी ने पूरे देश के सामने इसे रखा है। विपक्ष की जो रचनात्मक भूमिका, इस समय देश के अंदर आपातकाल की स्थिति है, राष्ट्रीय आपदा के रूप में हम लोग कोरोना जैसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, और इस समय जो भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए वो निश्चित रूप से दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के विपक्ष ने इस समय अपनी को भूमिका नहीं निभाई। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब वो विपक्ष के नेता थे, जब कुमार आप भी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने उस समय अटल जी से मदद मांगी थी कि देश के अंदर रुपए की कीमत 20 पैसे घटानी है। 1 मिनट नहीं लगाया था, उन्होंने स्वीकृति दी थी कि दुनिया जो कहे, विपक्ष जो कहे, विपक्ष आपके साथ है। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी, जब कोई युद्ध की बात में आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय इंदिरा जी को दुर्गा की उपाधि दी थी। और आज क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर, विपक्ष की भूमिका आप अच्छे से देख रहे हैं। किस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि देश को बदनाम किया जाए, किस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि इस वायरस को भारतीय वायरस का नाम दिया जाए, और इससे भी बढ़कर किस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि इस वायरस को मोदी वायरस का नाम दिया जाए। मैं समझता हूं कि ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। कांग्रेस के या अन्य जितने भी विपक्षी दल हैं, जब ये वैक्सीन बनकर के आई थी, वो भी आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने उसका विरोध किया था। कांग्रेस के मनीष तिवारी जी ने कहा था कि ये मोदी जी जो है भारतीयों को गिनी पिग बना रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जी का बयान भी आपने देखा था। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कोविशील्ड को अपने राज्य में मंजूरी नहीं देंगे। और तो और एक टीवी पत्रकार ने भी कह दिया था भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है वीरेंद्र बब्बर जी, एक मिनट ठीक है वीरेंद्र बब्बर जी, अगर थोड़ी देर के लिए हम विपक्ष को हटा देते हैं, भूल जाते हैं कि वो हमारे ऊपर क्या आरोप लगा रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपके खुद के मंत्रियों की, जो उत्तराखंड के मंत्री है सर, वो जिक्र करते हुए रो पड़ते हैं कि उनके सामने कितने लोगों की जान जा रही है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की, तो सर वो खुला कहते हैं कि जो सरकार कह रही है वही सही है। अगर हम कुछ गलत बोलेंगे, अगर हम कुछ अलग कहेंगे, तो हमारे पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। सर ये जो बयान है आपकी अपनी ही पार्टी के अंदर, क्या ये भी देश को बदनाम करने की कोशिश के तहत दिए जा रहे हैं? क्या ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के तहत दिए जा रहे हैं? आपके अपने लोग सर कमियों को उजागर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष उजागर कर रहा है या विपक्ष हमलावर हो रहा है। आपके अपने लोग इस बात को कह रहे हैं, रो रहे हैं, रोने को मजबूर हो रहे हैं आपके मंत्री हालात देख के, क्योंकि देश में हालात बहुत भयावह है। तो क्या उनकी भी कोशिश यही है कि पीएम मोदी को बदनाम किया जाए? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप किसी भी एक मंत्री की बात या किसी विधायक के बारे में ऐसा कोई बयान मुझे दिखा दीजिए जिसने ये कहा हो कि अगर हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो देशद्रोह का मुकदमा हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। रही बात परिस्थितियों की, मैं बात कर रहा हूं आज से 2 महीने पहले, जब देश के अंदर वैक्सीन आनी शुरू हुई, जब देश के अंदर वैक्सीन बनी, आज जो परिस्थितियां आपके सामने हैं, पिछली बार के लिए मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, 50 मौतों के बाद देश के अंदर लॉकडाउन लगा दिया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और उस समय विपक्ष की जहां जहां सरकारें थी, सबने विरोध किया था कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है। राहुल गांधी जी जो विपक्ष के सीनियर नेता है, उन्होंने भी विरोध किया था कि लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है। वो एक व्यक्ति बता दीजिए। परंतु इस बार राज्यों की मांग के ऊपर सरकार ने राज्यों को विशेष अधिकार के तहत यह अनुमति दी कि आप अपनी राज्य की स्थिति देखते हुए जो आपको उचित लगे वो कीजिए। लॉकडाउन लगाना कितना आवश्यक है उसे देखिए, अगर आवश्यक है तो लगाइए। और किस प्रकार से इन चीजों को कितना डिले कर दिया गया आप देखिए। और मेरे को बताइए ना, कौन सा मंत्री कहता है, कौन सा विधायक कहता है कि अगर हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लागू हो जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आप एक रिस्पॉन्सिबल सीनियर और बहुत ही पॉपुलर चैनल की बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया ऐसी मिसगाइड वाली बात आप मत कीजिए। और अगर है तो मुझे बताइए किस विधायक ने या किस मंत्री ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लागू हो जाएगा। सर सुनवाऊंगी मैं कोशिश करूंगी कि उनकी बाइट आप तक सुनवाऊं, मैं पहुंचाऊं। उनसे सवाल दरअसल कोरोना महामारी को लेकर पूछा जा रहा था, तो सर उन्होंने साफ ये कहा कि सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है और हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम अगर बोलेंगे तो हमारे ऊपर भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मैं सुनवाऊंगी आपको, वो कोशिश करूंगी अपनी टीम से कि वो बाइट निकलवाएं और वो सुनवाएं आपको। कपिल श्रीवास्तव जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ गए। कपिल श्रीवास्तव जी, ऐसे वक्त में जब देश को एकजुट होने की जरूरत है, सबको साथ लेकर के चलने की जरूरत है, लेकिन हम अभी भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रख रहे हैं। नहीं लगता कि अगर हमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो उसमें बताना चाहिए कि भाई कहां पर कितने बेड है, कहां पर ऑक्सीजन आपको मिलेगी, कहां पर आपको दवाइयां मिलेंगी और आप लोग परेशान मत हुइए, या फिर सिर्फ हम आरोप लगाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते रहेंगे? निधा जी, आप एकदम ठीक बात कह रहे हैं। और देखिए, विपक्ष ने ये कोशिश भी की। आज से 10 दिन पहले खिलाफ उठ रही सोनिया गांधी जी ने विपक्ष की तरफ से लिखा था कि सर्वदलीय बैठक सरकार हमारी कराए
प्रधानमंत्री जी को लिखा गया था। लेकिन प्रधानमंत्री जी और इस देश की सरकार विपक्ष को इस देश का हिस्सा ही मानने के लिए तैयार नहीं है और न नागरिक मानने के लिए तैयार है। अरे इस देश में और 20 सरकारें चलाई हैं, आप मंत्रणा कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, लेकिन ये तनाशाह सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक सर्वदलीय बैठक करने के लिए तैयार नहीं है और ना राय तक बनाने के लिए तैयार नहीं है, अपने साथ कार्यों के लिए जिम्मेदारी हमें सौंपने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे वीरेंद्र बब्बर जी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अटल जी को ने दुर्गा जी की उपाधि दी, तो ये अटल जी को उस समय की सरकार जो है संयुक्त राष्ट्र में भी भेजती थी, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजती थी। आज तो आप तैयार नहीं है, विपक्ष को सर्वदलीय बैठक के साथ अपने साथ लेने के लिए तैयार है। और आप क्या उपाधि देते हैं? तो आप उपाधि किस चीज की दे रहे हैं? आप पप्पू की उपाधि देते हैं, आप नादान बच्चे की उपाधि देते हैं, आप शहंशाह की उपाधि देते हैं और आप टोटी चोर की उपाधि देते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी की भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंस। ये पार्टी विद द डिफरेंस है जो आज भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, आज अगर गंगा नदी के अंदर तमाम हिंदुओं के शव बह रहे हैं और कुत्ते नोच रहे हैं, उन नाव के अंदर 500 शव देखे गए, बलिया के अंदर, बक्सर के अंदर, यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है, गाजीपुर के अंदर, ये क्या है? उनको अंतिम चिता तक नहीं दे पा रही है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की हिंदुत्ववादी सरकार। तो आप पे उंगली नहीं उठेगी और जब आप पे उंगली उठेगी कोई पोस्टर दिखाएगा तो उसके ऊपर आप मुकदमा कर देंगे। अरे आप तो वो पार्टी है जो अलोकतांत्रिक देश तरक्की से इस देश को चलाना चाहते हैं। आपने देश की संवैधानिक संस्थाओं पे प्रहार किया है और आपने नमक की सूचना देने पे कि मिड डे मील में चावल और नमक खिलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आपने एक पत्रकार जायसवाल को जेल की सजा दे दी। आपके विरुद्ध अगर किसी ने आवाज उठाई, आपके विरुद्ध अगर किसी ने आवाज उठाई, डॉक्टर कफील खान जो पेडियाट्रिक डॉक्टर थे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के, उनके ऊपर आपने एनएसए लगा दिया। तो क्या गलत कहती है निदा जी और आपके वो विधायक जिन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट अगर कोई बोलेगा तो हम एनएसए लगा देंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है। अगर न किया होता तो शायद कोई ये बात नहीं कहता। और एक बात और भी जानती, मानवता शर्मसार हो रही है, तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी चीजों को ढकने के लिए ये टूल किट नहीं, टूल किट जारी कर रही है। और मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी टूल किट है, ना ये साबित करने में सक्षम है, क्योंकि अगर आप सरकार में तो एजेंसीज आपके पास है, आपको चाहिए था पहले FIR। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, ठीक है। डॉक्टर विवेक गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, आपको क्या लगता है ऐसे हालातों में इस वक्त लगातार जिस तरीके से अच्छी राहत की खबर यह है कि केस में कमी आ रही है, गिरावट दर्ज की जा रही है, 4 लाख आ रहे थे लेकिन अब 2 लाख आंकड़ा ही पहुंच चुका है, लेकिन जो मृत्यु दर है सर उसमें कमी नहीं आ रही है, ये आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं? विवेक गुप्ता सर, अगर मेरी आवाज पहुंची तो शायद आपका माइक म्यूट है क्या, एक बार जरा चेक कर लीजिए। ओके, कैन यू हियर मी? आ रही है? जी बोलिए। मैंने कहा कि अगर मृत्यु दर कम नहीं हो रही, अभी तो हम देख रहे थे कि जो टूल किट की बात है, ये तो आपस के झगड़ा करने का टाइम नहीं है इस समय। वी हैव टू फाइट टुगेदर दिस कोरोना विच इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द होल वर्ल्ड। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो मृत्यु दर कम नहीं हो रही है वो आएगी 5-7 दिन बाद, क्योंकि जब 4 लाख केसेस थे उस समय के जो पेशेंट्स एडमिट हैं और जो अस्पतालों में एडमिट है, जो सीरियस हो चुके हैं, निमोनिया, सडन डेथ तो होती नहीं है। ऐसे केस में पेशेंट्स पहले हाई ऑक्सीजन फ्लो पे जाता है, फिर वेंटिलेटर, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर लगता है, फिर इन्वेसिव वेंटिलेटर लगता है। सारे अस्पताल कोशिश करते हैं बचाने की, तो फिर करीब 12वें 14वें 15वें दिन, और कुछ पेशेंट तो ऐसे हुए अभी इनकी मृत्यु हुई है जो 28 दिन बाद जो कोरोना नेगेटिव हो गए हैं और लंग में इतनी फाइब्रोसिस हो गई है कि उसका लंग ट्रांसप्लांट के लिए सोचा जा रहा है, और किसी वजह से न्यूमोथेरेक्स हो जाए, फेफड़े में हवा चली जाती है, फेफड़े के बाहर चली जाती है और सडनली डेथ हो जाती है। तो ऐसे केसेस में मृत्यु दर हम लोग सोच रहे हैं जब आपके आंकड़े कम हो रहे हैं, ये पक्की बात है, मृत्यु दर भी कम होगी, बट इट विल टेक टाइम, बिकॉज जो 4 लाख के समय के पेशेंट एडमिट है, 3 लाख जब हो रहे थे, 4.25 लाख हो रहे थे, उस समय के जो पेशेंट एडमिट हैं वो सीरियस हुए,
वो अब इस समय मृत्यु हो रही है। अब जो 2 लाख हो रहे हैं तो मृत्यु दर इसकी आधी हो जाएगी विद इन 3, 4, 5 डेज। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी मैं सरकार से ये आग्रह करता हूं कि जो रूरल एरिया में, जो विलेजेस में प्रॉब्लम आ रही है और जिसकी मृत्यु के आंकड़े आपके पास आते भी नहीं है क्योंकि वो अनक्लेम्ड डेथ होती है विदाउट एनी रीजन, पता नहीं लगता क्यों डेथ हो गई है, शव मिलते हैं। गांव के अंदर अभी भी समय हमारे पास। देखिए मृत्यु दर कम हो रही है, इसका रीजन, मृत्यु दर कम नहीं हो रही उसका रीजन बता दिया। देखिए आंकड़े कम होने का रीजन ये भी हो सकता है कि RT-PCR टेस्टिंग काफी कम हो गई है। हमको इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी भी हम कहेंगे ये सोच के कि अब 4 लाख से 2 लाख रह गए हैं, ये हमारी RT-PCR टेस्टिंग या रैपिड एंटीजन टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। और खास करके गांव में अभी भी थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि वी शुड नॉट कीप थिंकिंग कि बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। रूरल एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट बात है विलेजेस में कि आपके जितने भी ग्राम प्रधान हैं, जितने भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs हैं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश की बात, उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ। वहां के लोग अभी भी जाके वैक्सीनेशन का प्रोग्राम और दूसरा दवाइयों का मुहैया कराइए, जो कि अभी हमारे पास अभी दवाइयां हैं। अगर हम पहले दिन फीवर आ जाता है, किसी को गले में खराश होती है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और खास करके बेचारे जो ग्रामीण लोग हैं जिनको इतना एजुकेशन भी नहीं है, उनके पास आपका टीवी चैनल भी सबके पास नहीं पहुंच रहा है, उनको पता ही नहीं कि कब बुखार है। वो सोचते हैं खांसी जुकाम बुखार ही होगा, सीजन बदला है, हम ठीक हो जाएंगे। इसीलिए वो 10 दिन बाद उनको ऐसे निमोनिया होता है, अस्पताल मिल नहीं पाते हैं तो उनकी डेथ हो रही है। इस समय सारे MLAs को अपने अपने गाड़ियां चला के, जैसे कि जिस समय हमारे चुनाव होते थे लाउड स्पीकर पे बातें होती थी कि आप इसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए, उनसे कहा जाए आपको खांसी है, बुखार है, आपको अगर हल्की बुखार आ रहा है या आपको किसी वजह से सूंघने की शक्ति जा रही है, आप तुरंत प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पे जाएं, उसको इग्नोर ना करें। इस तरह की बातें सारे देश के सारे डॉक्टर विवेक गुप्ता ने बहुत अहम जानकारी ये साझा की। उम्मीद है कि जो भी शो देख रहे हैं आप उनको समझिए, उनकी बातों की गहराई को आप लोग समझिए। हमारे साथ आजाद खालिद साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आजाद खालिद साहब, इस ऐसे वक्त में जब टूल किट का खेल खेला जा रहा है और बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि ये टूल किट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश और साथ ही साथ विदेश में भी अपने देश की छवि खराब करने की कोशिश। लेकिन सर, इस बीच मेरा आपसे यह सवाल है कि ठीक है, आप उनके खिलाफ थाने जाने की बात कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात कर रहे हैं, जो भी आप लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि गुमराह करने की कोशिश है ऐसे वक्त में देश को कांग्रेस पर आरोप लगा करके। लेकिन सर, उनकी जो बातें हैं वो उनकी जगह है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से सिर्फ सिवाय सोशल मीडिया के सर कहीं पर भी एक्टिव मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि आप लोग के लोग पहुंच रहे हैं। नहीं लगता कि ऐसे वक्त में विपक्ष को भी जमीन पर उतरकर लोगों की मदद करनी चाहिए, आगे आना चाहिए, या फिर सिर्फ हम ये गेमबाजी और हम ये आरोपबाजी सिर्फ यही खेलते रहेंगे? गंभीरता को सलाम करता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप एक गंभीर विषय पर गंभीरता से बात करते हैं और आरोप प्रत्यारोप के बजाय आप उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा एक ट्रेंड है और उन डिबेट्स के बीच में एक अलग पहचान बनाने की कोशिश है, जो कि इंडिया न्यूज की अलग एक तरह से कोशिश है। मैं आपको 2 चीजें कहना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिनको शमशान में जगह नहीं मिली है, जो नदियों में जिनकी डेड बॉडियां बह रही हैं, कुत्ते जिनको नोच रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा अफसोसनाक दुनिया में कहीं कुछ हो नहीं सकता। इसके लिए हर भारतवासी को शर्म से सिर भी झुकना चाहिए और अफसोस भी जाहिर करना चाहिए। और मैं आपको ये याद दिला दूं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र की जो परंपरा है वो ये है कि विपक्ष और पक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है जनता के हित में काम करने के लिए। सत्ता का मतलब ये नहीं है कि हम निरंकुश हो जाए और विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम सो जाए। विपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो भी निभाई जाए और सत्ता की जो जिम्मेदारी है वो भी निभाई जाए। जहां तक सवाल आपने कहा साजिश का या टूल किट का, आप देखें अभी 2 दिन पहले द डेली गार्जियंस के नाम से एक खबर चलाई गई थी जिसको बाकायदा सभी ने शेयर किया था, लेकिन जब गार्जियन की तरफ से ये कह दिया गया कि ये फर्जी है तब सब लोग खामोश हो गए। तो ये बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है। ये प्रोपेगेंडा करना, गणेश जी को दूध पिलाना, तमाम तरह की अफवाहें फैलाना, आप ये देखिए कोई नई बात नहीं है। 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आ रहे थे, 100 स्मार्ट सिटी बन रहे थे, उसके अलावा आप देखें बुलेट ट्रेन आ रही थी, लेकिन आप देखें शमशान नहीं है, स्मार्ट सिटी क्या होंगे, बुलेट ट्रेन क्या होगी, आप देखें ट्रेन बंद है। लेकिन मैं इस पे नहीं जाना चाहता। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज शराब की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है, लेकिन पुलिस जो है वो क्या कर रही है सड़क पर सबको दिख रहा है। सवाल यह है कि हालांकि मैं कपिल श्रीवास्तव जी का एक तरह से धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने याद दिलाया बीजेपी के हमारे आदरणीय नेताजी को कि वाजपेयी साहब को हमने, कांग्रेस ने बाकायदा UN के अंदर भारत का प्रतिनिधि बना के भेजा था। ये विपक्ष की ब्यूटी थी, ये लोकतंत्र की ब्यूटी थी कि विपक्ष को साथ लेके चला जाता था। आज आप देखिए दुर्भाग्य के बिहार के अंदर
राजीव प्रताप रूडी के यहाँ उस जमाने के अंदर एम्बुलेंसेस खड़ी हुई थी, ढकी हुई, छुपी हुई खड़ी हुई थी, जबकि लोग एम्बुलेंस को तरस रहे थे। जिसने उसको बेनकाब किया, जिसने उसको उजागर किया, वो जेल में है, उसके खिलाफ FIR है, और जिनके खिलाफ आरोप थे वो लोग क्या कर रहे हैं ये आप जानते हैं। देखिए, इस टाइम मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और आप उसको बखूबी निभा रहे हैं, ये आपके लिए बधाई की बात, मैं अगेन बात कह रहा हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, RSS की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कहा जाता है जो कोरोना से मर गए उनको तो मुक्ति मिल गई है। टीचर्स की तरफ से कल एक बाकायदा आंकड़ा पेश किया गया है कि कितने लोगों की मौत हुई है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि कोरोना भी एक प्राणी है, उसको जीने का अधिकार है। ये तमाम चीजें क्या हैं? क्या ये गंभीर सत्ता का एक सवाल है? जो लोग जिस जमाने में जनता की बात होनी चाहिए थी, जनता के लिए बातें होनी चाहिए थी, जहां से ये कहा जा रहा था हमने रेलवे के डिब्बों के अंदर भी अस्पताल बना दिए हैं, हजारों बेड हमने तैयार कर दिए हैं, दुनिया हमारी तरफ उम्मीद की नजर देख रही है, हमने कोरोना को हरा दिया है, वो बेड कहाँ है, वो अस्पताल कहाँ है? ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं कहाँ है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र बब्बर जी बैठे हैं हमारे साथ, उनसे जवाब लेते हैं। वीरेंद्र बब्बर जी, मैं चाहूंगी कि आप इन तमाम सवालों का जवाब दें जो आजाद खालिद साहब उठा रहे हैं। दूसरी चीज बात, आप उस टाइम कह रहे थे कि एक भी मैं आपको दिखा दूं कि कौन सा विधायक है, तो सर अब जरा सुन लीजिए आप, और अगर आप कहें तो या तो मैं ऑन एयर लाइव ही आपको बाइट उनकी सुनवा सकती हूँ, वरना मैं शो खत्म होने के बाद आपको इसका लिंक भेज दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा और सुन भी लीजिएगा कि आपके सीतापुर के भाजपा विधायक राकेश राठौर कौन है, पता कर लीजिएगा आप, राकेश राठौर। और उन्होंने साफ साफ ये बात कही है सर मीडिया के सामने कि हम ज्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह राजद्रोह हम पर भी लगेगा। कोशिश करती हूँ क्योंकि बेसमेंट में स्टूडियो है हमारा, अगर नेटवर्क आता है सुनिएगा। अच्छा चल रहा, हम तो यही कहेंगे इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। हम सरकार तो है नहीं भाई, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं आपको है कि जो सरकार करे वही ठीक मानो। विधायकों की हैसियत क्या है? हम ज्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह राजद्रोह हम पे भी तो लगेगा। भैया सब बहुत अच्छा चल रहा, हम तो यही कहेंगे इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। हम सरकार तो है नहीं भाई, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं आपको है कि जो सरकार करे वही ठीक मानो। विधायकों की हैसियत क्या है? हम ज्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह राजद्रोह हम पे भी तो लगेगा। भैया सब सुनिए सर, वीरेंद्र बब्बर सर सुन लिया आपने? आपसे मेरा निवेदन है कि आप मुझे लिंक जरूर भेजिएगा। जी सर, बिल्कुल भेजूंगी मैं सर, बिल्कुल भेजूंगी। और शायद अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव भी होंगे तो आपको मिल भी जाएगी खुद ही, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल भी जाएगी। अभी 2 दिन पहले की ही बात है। मेरा कहना सिर्फ इतना है सर, मेरा कहना सिर्फ इतना है सर कि देखिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, ऐसे वक्त में हमें एक दूसरे पर आरोप न लगाकर सर एकजुट होकर, इस वक्त देश को हमारी जरूरत है। हम थोड़े वक्त के लिए भूल जाएं कि हम कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे वक्त में इंसानियत अगर याद रखें तो शायद ये जिस मुश्किल दौर से हमारा देश गुजर रहा है सर, हम इससे बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। क्योंकि इस वक्त लोगों को प्यार की जरूरत है, अपनेपन की जरूरत है, एक दूसरे के साथ की जरूरत है, ना कि लड़ाई झगड़े की। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही, और जब मैंने अपनी बात शुरू की थी, आपको ध्यान में होगा, मैंने यही कहा था कि विपक्ष को जो रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए, विपक्ष उसमें निश्चित रूप से असफल रहा है। अभी मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि अटल जी को UN ने भेजा विपक्ष के नेता, तो अटल जी की अपनी विश्वसनीयता थी। आज इस देश के अंदर जब बात करते हैं, उस समय चाहे इंदिरा जी रही हो, चाहे नरसिम्हा राव जी रहे हो, जो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे, आप उन दोनों की उस समय की बातें उठा करके देख लीजिए। उन्होंने कहा कि अटल जी से बात हो गई तो इसका मतलब ठीक है, क्योंकि वो जो बात करेंगे देश हित में करेंगे। परंतु आज की परिस्थितियों में अभी मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ने 4 एग्जाम्पल दिए, परंतु कहीं ना कहीं फिर हट कर दिया कि बीजेपी वाले क्या करते हैं, गणेश जी को दूध पिलाते हैं। अरे भाई, राजनीतिक बातें हो रही हैं, राजनीतिक भूमिका में आप राजनीतिक बात कर रहे थे, बीच में गणेश जी लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? धार्मिक भावनाओं से तो आप खेलते हैं। और जिस प्रकार से बात कर रहे थे अभी समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता, मैं पूछना चाहता हूं, आज जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपके समाजवादी पार्टी सर के धर्म तो एक ऐसा मुद्दा है ना सर, कोई भी पार्टी ले आए, कुछ भी ले आए, सबसे आसानी से उस मुद्दे पर डाइवर्ट किया जा सकता है। सर धर्म की राजनीति हर पार्टियां करती है। सर रोकना चाहूंगी मैं आपको यहाँ, वीरेंद्र बब्बर सर रोकना चाहूंगी आपको यहाँ। आप चारों हमारे साथ बने रहिए। वक्त है इस वक्त के हेडलाइंस पर एक नजर डालने का, उसके बाद वापस मेहमानों के पास जाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार की कंपैरिजन करते कोरोना काल
काल में सियासी बवाल अपने पूरे चरम पर है, क्योंकि तमाम पार्टियां अभी भी ऐसे वक्त में राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है और लगातार देश अपनी नजरें गड़ाए देख रहा है उन पार्टियों की तरफ जो उनके रहनुमा होने की बात करती थी, उन लोगों की तरफ जो लगातार इस बात का दावा करते थे कि हम आपके साथ हैं। लेकिन आज वो साथ छूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो साथ कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि ऐसे वक्त में जब लोगों की मदद करनी है तो कोरोना काल की याद आ रही है, लेकिन जब अपनी रैलियां करनी थी और अपने हर काम करने थे तो उस वक्त कुछ भी कोरोना का कोई असर किसी को कहीं पर नजर नहीं आ रहा था। मेहमानों का बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना काल है, लिहाजा ऐसे वक्त में तो कम से कम सियासी बवाल मत मचाइए, ऐसे वक्त में तो राजनीति मत कीजिए, बंद कर दीजिए ये सब काम और थोड़े वक्त के लिए इंसानियत जिंदा रखिए, लोगों की मदद कीजिए, आगे आइए, क्योंकि ये आपकी ही जनता है, आपके ही अपने लोग हैं और आपके अपने लोगों को आपकी बहुत जरूरत है। हमारे साथ लगातार मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। वीरेंद्र बब्बर साहब जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, कपिल श्रीवास्तव जी जो कि एसपी के प्रवक्ता है, आजाद खालिद साहब जो कि कांग्रेस के नेता है, डॉक्टर विवेक गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आंकड़े जिस तरीके से कम हो रहे हैं लेकिन मृत्यु दर में कमी जो है वो नहीं देखी जा रही है। लेकिन अब मैं सबसे पहले आजाद खालिद साहब आपके पास ही आना चाहूंगी और सर एक चीज समझना चाहूंगी कि आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस अगर इस टूल किट के खिलाफ जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं शिकायत दर्ज नहीं करती है तो फिर पार्टी की तरफ से अदालत का भी रुख किया जा सकता है। तो अब आगे की क्या तैयारी, क्योंकि बीजेपी लगातार अपनी बात पर कायम है? देखिए, कांग्रेस ने अपनी कंप्लेन तुगलक थाने में और कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस को भेज दी है और जैसा कि आपको भी उम्मीद है, पूरे देश को तवक्को है कि इसमें एफआईआर नहीं होगी और अगर नहीं होगी तो हमारा अगला स्टेप जो है कोर्ट जाने का होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर देश के खिलाफ हम साजिश कर रहे थे, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है, और हम पीएम महोदय की छवि को बदनाम कर रहे थे, तो पीएमओ को क्यों एफआईआर नहीं करनी थी, ये एक सवाल है। क्या देश के पीएम जो है क्या वो सिर्फ बीजेपी के पीएम है? वो देश के पीएम है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी देश का नागरिक या कोई भी आदमी देश के पीएम की छवि को खराब कर रहा है तो पीएमओ को एफआईआर करनी थी, गृह मंत्रालय को एफआईआर करनी थी, सीबीआई को एक्टिव हो जाना चाहिए था, तमाम जो आईटी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एक्टिव हो जाना चाहिए था, ना कि संबित पात्रा का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। ये बड़ा एक अजीब सा सवाल है। पूरा देश जानना चाहता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री अगर वो सब एक्टिव होते, अगर एक मिनट ठीक है आजाद खालिद साहब, अगर वो सब एक्टिव होते तो क्या ये टूल किट का जो ये पन्ना है ये सच साबित होता? देखिए, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, प्लीज एक बार जरा दोहराइएगा। मेरा कहना यह है कि जिन लोगों को आप बता रहे हैं कि उन लोगों की भूमिका है इसमें और वो लोग एक्टिव होने चाहिए थे, लेकिन वो लोग एक्टिव ना होकर संबित पात्रा एक्टिव हुए हैं, तो सर मेरा कहना यह है कि आपको दिक्कत इस बात से है कि संबित पात्रा एक्टिव हुए या दिक्कत इस बात से है कि वो लोग एक्टिव क्यों नहीं हुए? क्योंकि अगर वो सब इन्वॉल्व हो जाते तो क्या ये पन्ना जो आया है टूल किट के रूप में ये सच साबित हो जाता? देखिए, मुझे दिक्कत मेरी पार्टी को या मेरे देश को जो दिक्कत है वो इस बात से है कि ये लोग हर बार किसी ना किसी बड़े मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए एक नया मुद्दा खड़ा कर देते हैं। टूल किट कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इनको जो लाशें बहती आ रही हैं उससे दिमाग हटाना है, इनकी जो नाकामी है, इनका जो फेलियर है उससे दिमाग जनता का हटाना है। ये हमेशा क्या करते हैं, एक बड़ी समस्या को ध्यान हटाने के लिए एक नई समस्या खड़ी कर देते हैं ताकि जनता इधर डाइवर्ट हो जाए। हमें समस्या इस बात से है कि आज जो सवाल है देश के सामने, आज पक्ष को विपक्ष को मिलकर जिस कोरोना से निपटना चाहिए, आज मैं आपसे कुछ सेकंड मांगना चाहूंगा देश के लिए। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे पैनल में डॉक्टर साहब बैठे, उन्होंने बहुत शानदार बातें कही है, मुझे लगता है उस पर अमल होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए, कोर्ट ने कमेंट किया है, यूपी हाई कोर्ट ने बाकायदा कमेंट किया है, ये 4 मई की खबर है, महामारी से बिगड़े हालात पर कोर्ट ने नाराजगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना से मरीज की मौत किसी नरसंहार से कम नहीं है। ये नरसंहार अगर कोर्ट कह रही है तो क्या ये भी टूल किट है? उसके अलावा डब्ल्यूएचओ की जो साइंटिस्ट है, डब्ल्यूएचओ की टीम कहती है कि 4 वेरिएंट पर बात हो रही है, 4 वेरिएंट में शामिल जो एक वेरिएंट है B1.617, ये सबसे नया वेरिएंट है और ये सबसे पहले भारत में पाया गया और इसके बाद दुनिया के 50 कंट्रीज में फैला है। क्या ये भी टूल किट है? क्या डब्ल्यूएचओ भी हमारे इशारे पर चल रहा है? क्या हम माफी के साथ कहना चाहते हैं, कोर्ट को हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते? क्या कोर्ट भी जो है वो इसी पर काम कर रही है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हर बार ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए 15 लाख के नाम पर इन्होंने फिर कुछ और नया, कभी बुलेट ट्रेन, कभी स्मार्ट सिटी, कभी कह दिया कि हमने दुनिया का जो है कोरोना के अंदर बड़ी मदद की है, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। आज दुनिया हमारी तरफ देख रही है, लेकिन किस नजर से देख रही है? आज नदियों के अंदर डेड बॉडीज बह रही हैं। क्या इस गंभीरता को नहीं समझ रहे कि अगर जल संक्रमण हो गया है तो जल संक्रमण अगर हो गया तो पूरे देश में क्या महामारी फैलेगी? इससे इनको डर नहीं लगता?
पूरे सिस्टम को ये इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है। 4 दिन पहले ये खबर आई थी क्या बीजेपी अपनी छवि के नाम पर प्रधानमंत्री को देश के बराबर में खड़ा करेगी। ये बात सच हो गई है। संबित पात्रा इतने बड़े नेता हो गए हैं कि पीएम के लिए उन्हें चिंता है, पीएमओ को चिंता नहीं है, गृह मंत्रालय को चिंता नहीं है। क्या प्रधानमंत्री महोदय हमारे सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं? ये एक सवाल बनता है। हम कांग्रेस के नाते नहीं, एक देशवासी नहीं तो अगर ठीक है सर, ठीक है आजाद खालिद साहब, अगर वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कह रहे हो सही बात है, पूरे देश के प्रधानमंत्री, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री, तो सर संबित पात्रा भी तो इसी देश में आते हैं, संबित पात्रा के भी तो प्रधानमंत्री वही हुए ना। ठीक है, आएंगे आपके पास। बिल्कुल सही, ठीक बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक है सर, मानता हूं। आऊंगी सर। कपिल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े। कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी इस दोनों के झगड़े को कैसे देख रही है, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप अब बीजेपी कांग्रेस लगा रही है? क्या वाकई में ध्यान भटकाने की कोशिश, ताकि बाकी और जो तस्वीरें ऐसी सामने आ रही है कि कई बार दिखाना भी मुश्किल हो जाता है, वो विचलित कर सकती है? क्या वाकई में ध्यान भटकाने की कोशिश है ऐसे मुद्दे बीच में लाकर? मुझे बहुत सीधी सी बात यह है कि मैं कुछ लीगलिटीज पहलू को समझा दूं तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्या हो रही है। मैं भाई खालिद भाई की बातों से सहमत हूं कि जिसके घर चोरी होती है एफआईआर वही दर्ज कराता है, और प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। और अगर उनकी छवि को खराब करने की कोई पार्टी या कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा है तो निश्चित तौर पे या तो प्रधानमंत्री जी स्वयं या सरकार का हिस्सा ही इस बात को कर सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं दूसरी बात कहता हूं कि एक पार्टी ये कह रही है कि हमारा ये टूल किट नहीं है, और फिर भी आप लेके कथा बांट रहे हैं, जबकि आपके ही पार्टी की सरकार चल रही है। आपने एविडेंसेस लेके क्यों नहीं बैठे कि ये कहां से टूल किट बनी, किसने बनाई, कब जारी हुई, क्या प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, क्या टाइम ऑफ ऑकरेंस है, क्या बिना इसके कोई अपराध घटित हो सकता है? तो इन चीजों का होना किसी एफआईआर के लिए बहुत जरूरी होता है, जो इनके पास है ही नहीं। ये तो वही है, खो खो खेलते हैं, आरोप लगाओ, किनारे हटो। आज तक पीएफआई पे कुछ साबित हुआ? दिल्ली के दंगे से लेके उत्तर प्रदेश के सीएए आंदोलन से जोड़ करके आपने सब कुछ देखा। ये एक आरोप खुद नहीं कर पाए, ना लगा पाए, केवल आए, दुकान खेले और भाग गए। तो ये जानबूझ करके असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, और कांग्रेस को बिल्कुल इसके अंदर जाके 156(3) सीआरपीसी के तहत माननीय न्यायालय के सामने अपनी बात रखनी चाहिए और एफआईआर दर्ज करानी, और माननीय न्यायालय की निगरानी में ये एफआईआर की विवेचना होनी चाहिए। और मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि भाई देखिए, अगर मौतें हो रही हैं तो आपके सामने है। आज आप कहते हैं कि 2,67,000 मामले आए, बावजूद उसके 45,000 अगर मृत्यु हो रही है तो इसके मतलब हम सुविधाएं नहीं दे पा रहे चिकित्सा की। और दूसरी चीज एक बात और बता दें, नेताजी, प्रयागराज हाई कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई है, और ऐसी तमाम सरकारों को लताड़ लगनी चाहिए जो अपने यहाँ टेस्टिंग को खत्म कर दी है। टेस्टिंग हो ही नहीं रही है। कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया है सर, कोर्ट ने साफ साफ कह दिया। एक लाइन में बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ अब सिर्फ और सिर्फ राम भरोसे चल रहा है, ठीक है। और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि अगर राम भरोसे ही चल रहा था सब कुछ, तो फिर जनता ने आपको क्यों चुना? आप क्यों सत्ता पर काबिज हुए? छोड़ दीजिए अपनी कुर्सी अगर नहीं संभल रहा तो, ठीक है। डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, जिस तरीके से केसेस में कमी आ रही है, आंकड़ा 4 लाख से 2 लाख तक पहुंच चुका है, लेकिन मृत्यु दर में कमी नहीं दर्ज की जा रही है। ऐसे वक्त में इन आंकड़ों को हम अगर बात करें तीसरी लहर की, तो उस हिसाब से राहत की खबर है कि आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर में कमी नहीं आ रही, और इस बीच तीसरी लहर की दस्तक भी लगातार सर पे मंडरा रही। तो तीसरी लहर से पहले कहीं ना कहीं दूसरी लहर पर हम काबू की दिशा में नजर आ रहे हैं सर, अगर केस कम हो रहे हैं तो? अभी जैसा कि मुझे लग रहा है कि ये टेस्टिंग की परसेंटेज कुछ कम हुआ है, क्योंकि कर नहीं पा रहे हैं, या गांव में खास करके नहीं हो पा रहा है। तो ये आंकड़ा हम टोटली उस पर रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आईसीएमआर हो, चाहे आप किसी भी देश के मुख्यमंत्री हो, जब टेस्टिंग पूरी तरह हो नहीं पाएगी, परसेंटेज टेस्टिंग जो होती है, तो कम से कम 1 लाख टेस्ट पर डे अगर हर जगह कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, पता नहीं, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। मृत्यु का दर अभी कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पक्की बात है कि वायरस इज वेरी डेंजरस। थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी, ये मैं और दो कुछ आशंका जताई है, मुझे लगता है शायद नहीं आएगी। हमको इसको एक आगाह के रूप में लेना चाहिए। हमारे पास 2 नई दवाइयां हैं
जिसपे हम बेसिस पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। एक तो वैक्सीनेशन वाली बात में 2 मिनट बात करूंगा, लेकिन जो दवाई है 2DG, जिसके बारे में आपके चैनल ने और मैंने भी काफी बताया है, 2-deoxy ग्लूकोज, जो कि एक ग्लूकोज एनालॉग है। इसको हमें अभी DRDO ने कहा है केवल मॉडरेटली सिक या सीवियरली सिक में देना चाहिए। थोड़ा उसमें चेंज करना चाहता हूँ। ये दवा इतनी आसानी से दी जा सकती है, इसको इंट्रावेनस नहीं देना पड़ता, इसको ओरली के देना है, सुबह शाम 7 दिन तक देना है। इसको माइल्ड केसेस में भी शुरू करने के लिए अगर हो जाए, और इसका प्रोडक्शन डॉक्टर रेड्डीज लैब कर रही है, उसके अलावा कोई और लैब भी साथ में करें, तो ये दिस कैन बी ए गेम चेंजर टू प्रिवेंट द डेथ्स। ये 100% बात है। इसकी मैंने पूरी हाइपोथेसिस पढ़ लिया किस तरह काम करती है। ये वायरस को रेप्लिकेशन से रोकेगी। वायरस आपके शरीर में शुरुआत में घर जब कर जाता है, और मॉडरेटली सिक में देंगे तो उतना फायदा नहीं करेगी जितना कि माइल्ड केस में करेगी। अगर माइल्ड केस में शुरू में दे दिया तो जो आइवरमेक्टिन दे सकते हैं, तो हम 2DG को भी उसमें ऐड करें तो ये गेम चेंजर हो जाएगी। इसमें मृत्यु दर कम हो जाएगी, और ये करना बहुत जरूरी है। इसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए और इसको शुरुआती दौर में ही देना शुरू कर दें। थर्ड वेव अगर आ गई, हमारे पास उतने बेड्स, अभी सेकंड वेव भी हम नहीं झेल पाए हैं, तो थर्ड वेव में तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कई लोगों के, हमारे साथी लोग, हमारे दोस्त लोग, कई मंत्री, कई लोग चले गए हैं। इससे डरना पड़ेगा। हम लोग डॉक्टर होके, मैं तो रोज अपोलो अस्पताल जाता हूँ, कई बार मुझे भी डर लगता है कि मास्क 1 सेकंड के लिए ना उतारूं। मुझे कल एंजियोग्राफी करी, मुझे आज एंजियोप्लास्टी भी करनी है। तो वी आर ऑल एक्सपोज्ड। व्हाट आई मीन टू से, वैक्सीनेशन के बारे में आखिरी बात बताऊंगा आपकी बार, ये बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन ड्राइव को, जो हमको 1 करोड़ पर डे का आंकड़ा है जो हम चाहते हैं, जिसके बारे में मैंने 20 दिन पहले भी कहा था, हम उसको लाना बहुत जरूरी है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है और बढ़ाएंगे, और बिना किसी बार्गेनिंग के, बिना किसी निगोशिएशन के, बाहर से जो वैक्सीन मिल जाए वो ले लें, उसको लगाना जरूरी है। डोर टू डोर वैक्सीनेशन शुरू कर दें। मैं अभी भी कहता चाहूंगा, केवल ये ऐप का चक्कर में, ऐप में लोग अपलोड नहीं हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रही है। मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, अपोलो में लगवा दीजिए, वहां लगवा दीजिए, अभी स्लॉट नहीं मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है सर। हाँ, इस दिक्कत से लोग फेस हो रहे हैं बहुत ज्यादा। 2 हफ्ते हो गए हैं। वी हैव टू स्टार्ट डोर टू डोर वैक्सीनेशन, एंड जो पहले बाकी पोलियो ड्रॉप्स होता था वो करना पड़ेगा हमको। अगर ये मिस कर दिया वैक्सीनेशन, कि हम अगर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम नहीं कर पाए और वैक्सीन आ भी गई, इस्तेमाल नहीं हो पाई, तो इट कैन बी बिग डेंजर फॉर द होल कंट्री। 4000 डेथ्स पर डे इज ए ह्यूज नंबर ऑफ डेथ्स, जिसमें आपके सबके सगे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ये इसको रोकना बहुत जरूरी है। 2 बातें फिर से बताना चाहूंगा। 2DG को माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज में ले आए, जो दवा है, और दूसरी बात है डोर टू डोर वैक्सीनेशन, और तीसरी बात है रूरल एरिया में जागरूकता आप तो कर ही रहे हैं मीडियम से। यहाँ से हमारे ग्राम प्रधान और हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ MLA फंड इस्तेमाल करें, ग्राम प्रधान फंड इस्तेमाल करें। अगर रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, तो ये जो डिवाइस है, सर, गाँव में जाना, गाँव में पहुंचना, गाँवों में जागरूकता अभियान चलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर, ये जो आंकड़े आप और हम बैठकर जिस पर बातचीत करते हैं, ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जो कागजों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन गाँव देहातों की असली तस्वीर नहीं आ रही सामने। वो मौतें जो हो रही है, वहाँ जितने मामले आ रहे हैं सर, बहुत कम ऐसे हैं जो कागजों पर आकर दर्ज हो जाए और उससे सही आंकड़ा निकल पाए। आपने ये बात बहुत सही कही कि गाँव देहातों में खासतौर पर जागरूकता अभियान की बहुत जरूरत है, वहां पर नजर रखनी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इससे बेहतर होगा सर, अगर जो विधायक थे, जो MLA थे, जो मंत्री थे, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कई गांव गोद लिए थे उस वक्त, और अगर वो अपने गांव जो गोद लिए हैं वो आज अनाथ पड़े हैं, अगर उन्हीं गांव की जाकर सुध ले लें, जाकर देख ले, तो शायद फिर भी हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। वीरेंद्र बब्बर सर, एक चीज आखिर में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए, विदेशों में हमारी छवि खराब हो रही है, उससे हम निपट लेंगे बाद में, क्योंकि हमें पता है हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा है। हमारे को उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि विदेशी मीडिया क्या कह रही है या विदेश में क्या हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश क्या है और हमारे PM क्या है और वो क्या कर रहे हैं। लेकिन सर, अपने ही देश में नहीं लगता कि विदेश से ज्यादा अपने देश में छवि खराब ना हो, इस बात का ख्याल बेहद ज्यादा रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार गंगा घाटों पर लाशें निकल रही है सर, कि अगर अब आलम यह है कि बारिश आ रही है, अगर आंधी आ रही, तूफान आ रही है सर, रेत भी उठ रही है, तो उसके नीचे से लाश निकल रही है, और उससे भी बड़ी बात यह कि उन लाशों का अंतिम संस्कार तक नहीं किया जा रहा है, कुत्ते नोच रहे हैं, जानवर उन्हें नोच रहे हैं सर। तो क्या ये तमाम चीजें हमारी छवि खराब नहीं करती? नहीं लगता कि पहले हमें यहां सुधार की जरूरत है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो बात आपने कही ये सच्चाई है, वास्तविकता है कि ऐसा हो रहा है। परंतु आप ये भी देखते हैं कि हमारा देश अनेक प्रकार की जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और जो क्षेत्रीय, जो ज्योग्राफिकल जो परिस्थितियां अलग अलग है, और हर जगह पर अलग अलग, कई स्थानों के ऊपर किसी पार्टी की सरकार है, कई स्थानों पर किसी पार्टी की सरकार है, कई स्थानों पर किसी पार्टी की सरकार है। तो जब देश को लेकर किया जाता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, केवल 2-3 मिनट लूंगा अपनी बात को। देश को लेकर पिछली बार जब देश में कोरोना चला,
प्रधानमंत्री मोदी जी ने 50 डेथ के बाद देश में लॉकडाउन लगाया, पूरे देश ने उसे माना और आपने देखा वो मामला संभल गया। परंतु उसके बाद जिस प्रकार से शोर मचाया गया कि लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं थी, इस बार की परिस्थितियों के अंदर राज्यों को विशेष अधिकार थे कि अपने राज्यों की परिस्थितियां देखते हुए आप लॉकडाउन लगाइए या नहीं लगाइए, जैसा आपको उचित लगता है। जिस राज्य ने जैसा उचित समझा वैसा किया। आज के टाइम में परिस्थितियां ये है, जो आज हालात हो रही है, जिस प्रकार से मेरे भाई अभी आदरणीय कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि भाई लाशें जो है नदी के अंदर बह रही हैं, और हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने तो बता भी दिया कि बलिया, बक्सर, गाजीपुर में जो है वो लाशें डाली जा रही हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि क्या हम में से कोई उस समय देख रहा था। मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष जिंदा रहेंगे तो राजनीति भी हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, सत्ता पर काबिज रहने के लिए जनता चाहिए होती है सर, जिस पर हम राज करेंगे। और वही जनता अगर नहीं रहेगी तो हम राज किस पर करेंगे? तो सबसे पहले फिक्र उस जनता की कीजिए। और जैसे कि आपने कहा कि सर केस बहुत ज्यादा कम थे, तो पीएम मोदी ने 1 मिनट नहीं लगाया फैसला लेने में, और देखा उस फैसले के नतीजे हमने देखे कि कैसे हजारों लाखों मजदूरों की मौत हुई थी सर, सड़क पर दम तोड़ते तोड़ते। न जाने कितने ऐसे थे जो पैदल पैदल अपने घर 8 दिन में पहुंचा, कोई 14 दिन में पहुंचा, और पहुंचने के बाद मौत हो गई उनकी। लेकिन जब इतने मामले बढ़ रहे हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी की भूमिका में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो हमने सब कुछ डाल दिया राज्य सरकारों पर कि आप अपने हिसाब से फैसला ले लीजिए। जब हमें फैसला सबसे मिलकर करना चाहिए था, तब हमने 1 मिनट में फैसला कर लिया। मामले इतने ज्यादा नहीं थे सर, उस वक्त पूरे देश को बंद कर दिया गया। और लेकिन आज जब इतने मामले ज्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे वक्त में हम अपने भी सारे काम कर रहे हैं सर। तमाम रैलियां हमारी हो रही है, तमाम चुनाव हमने इस कोरोना काल में करा दिए। और सर उससे भी बड़ी बात यह कि नतीजे पे आ गए, जश्न भी मन गया, सब कुछ हो गया। लेकिन सिर्फ सर किसी को बंगाल मिला तो किसी को असम मिला, लेकिन जनता को सिर्फ शमशान और कब्रिस्तान मिला। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इसी लाइन के साथ कि सब लोग कुछ वक्त के लिए भूल जाइए किस पार्टी से आप लोग ताल्लुक रखते हैं, भूल जाइए कि आप कौन सी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कौन सी पार्टी के लीडर हैं। सिर्फ और सिर्फ इंसानियत याद रखिए, यही काम आएगी और इसी की जरूरत है आपकी अपनी जनता को। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर।